स्वागत है भाई आप सभी का आज की मुलाकात में। आज की क्लास में आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपको पहले से पता है कि हम लोग जो चर्चा शुरू कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने मॉड्यूल ए पर यूनिट 1 पर बातचीत कर ली है। मुद्दा कुल मिला के ये है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में समरी पर। समरी क्या है? मैकमिलन की जो आपकी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की पुस्तक है, उसके हर यूनिट के पीछे जो समरी दी गई है वो बेहद बेहतर समरी दी गई है। मैं उस पर आपसे बातचीत करने वाला हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समरी नहीं बताऊंगा। मेरी कोशिश पूरी ये है कि समरी के साथ साथ आपका वो पूरा यूनिट तैयार करवा दिया जाए, आपको वो एक बार में रिवाइज करा दिया जाए। जितना कम समय में संभव होगा मैं उसको पूरा रिवाइज करा दूंगा। यूनिट 1 पर हम लोगों की बातचीत हो चुकी है, मॉड्यूल ए पर आपके तक वो पहुंच चुका होगा। आज हम लोग मॉड्यूल ए की दूसरी यूनिट पर बातचीत कर रहे हैं। क्लियर है? तो समरी पर हम लोगों की बातचीत करेगी, लेकिन हमारा टारगेट ये होगा कि हमें वो पूरी समरी के साथ साथ हम जल्दी से जल्दी उस पूरी यूनिट को रिवाइज कर लें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें उस पर आंसर अगर मिल रहा है, क्वेश्चन अगर बन रहा है, तो हमें इजीली उसका आंसर मिल सके। एमसीक्यू पर हम लोगों की बात तो लगातार चल ही रही है। क्लियर है? तो आज बातचीत होगी मॉड्यूल ए के यूनिट नंबर 2 पर। क्लियर है? तो आज किस पर बात हो रही है? यूनिट नंबर 2 पर। समरी पर मैं आपसे बातचीत करूंगा और हर समरी को मैं ठीक से डिफाइन करूंगा ताकि आपका रिवीजन एक बार प्रॉपर हो जाए। देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के विषय में बातचीत की गई। आपकी ये जो यूनिट है ये बहुत बेसिक सी यूनिट है, बहुत आसान सी यूनिट है, और इसमें बेसिकली जो बातचीत की गई वो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पर बात की जा रही है ना। तो आपका पहले यूनिट भी ऐसा ही था और दूसरा यूनिट भी बहुत बेसिक ही टॉपिक है इकोनॉमी के सेक्टर्स पर। पहले मैं आपको पूरी बात समझा देता हूं, फिर आगे बातचीत करते हैं। देखिए क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था को उत्पादन के लिहाज से तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से तीन सेक्टर हैं? प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है। क्लियर है? प्राइमरी सेक्टर में किसको रखा जाता है? प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है एग्रीकल्चर और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन आप इसको याद कैसे रखोगे उसका भी मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर को मैं पहले आपको ये बता दूं कि किसको किसको रखा जाता है, फिर याद करने का तरीका भी हम लोग देख लेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी जो प्रोडक्शन होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को, हिंदी में इसको विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर को अवसंरचना कहा जाता है। टर्सरी सेक्टर में जो उत्पादन रखा जाता है वो सेवाओं का उत्पादन है, इसीलिए इसको हम कई बार सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होता है, जितनी भी सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वो सब किस में आ जाते हैं? टर्सरी सेक्टर में आ जाते हैं। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी जिसको हम प्रकृति से सीधे सीधे लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। इसमें आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी क्षेत्र वो आ जाते हैं। माइनिंग आ जाता है, फिशरीज आ जाता है, यानी जो मछली पालन होता है वो आ जाता है। वनों से संबंधित जिसको हम फॉरेस्ट्री बोलते हैं, वानिकी आ जाता है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या जिनको हम नेचर से लेके सीधे उसी रूप में उपयोग कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ, वो सब प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। लेकिन यदि इस नेचुरल रिसोर्सेज से जो कुछ भी हमने उपयोग में लिया है, अगर हम उसके रूप में परिवर्तन कर दें, अगर उसकी मशीनरी का उपयोग उसमें कर दें, इंडस्ट्री उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो वो हिस्सा किसका बन जाता है? सेकेंडरी सेक्टर का। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे अगर मैं कोई फल लेता हूं, तो फल क्या है? नेचुरल रिसोर्स से मुझे प्राप्त हो, प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। लेकिन अगर इस फल का मैं जूस बनाता हूं, फिर उसको उसमें कुछ अपने केमिकल्स डालता हूं, उसको फूड प्रोसेसिंग के थ्रू मैं जो है पैकिंग करता हूं उसकी, और मार्केट में लाके बेच देता हूं, तो उसके रूप में परिवर्तन हुआ। तो फूड प्रोसेसिंग किस में आ गया? आपके सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हो गया। जहां पर भी मशीन का उपयोग हो जा रहा है, यानी जहां पर मैन्युफैक्चरिंग आ जाए, जहां इंडस्ट्री आ जा रही है, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा बन जाता है। तो इंडस्ट्री किस में आती है? सेकेंडरी सेक्टर में आती है, द्वितीय क्षेत्र में आती है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, वो किस में आता है? आपका सेकेंडरी सेक्टर। अवसंरचना का मतलब है जो भी आपके जीने के लिए इंपॉर्टेंट संरचना है उनको अवसंरचना कहा जाता है। जो जरूरी संरचना है, जैसे रोड, पुल, ब्रिजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, पावर प्लांट्स, है ना, ये सब क्या है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। कई बार पूछा जाता है गैस पाइपलाइन किस में आती है, वाटर सप्लाई किस में आता है। देखने में हमको ये सर्विस लगती है और हम तुरंत इसको सर्विस बोल देते हैं और आंसर हमारा टर्सरी सेक्टर करके चले आते हैं। जहां पर हमारा आंसर गलत हो जाता है, ये टर्सरी सेक्टर का हिस्सा नहीं बल्कि सेकेंडरी सेक्टर का है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। और जितनी भी सेवाएं हैं वो सब एकदम से अलग सेक्टर में रखी गई, जिसको हम टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, या इसको हम, चूंकि सेवाएं सारी हैं इसलिए इसको हम किस में रख देते हैं? सर्विस सेक्टर में रख देते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, जैसे आपके बैंक्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो अब अगर हम इनको कुल उत्पादन में ले लें, तो हमारा जो कुल उत्पादन है, जो टोटल प्रोडक्शन होता है, वो प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से और टर्सरी सेक्टर से मिला के आता है। आपकी जो पूरी यूनिट है वो इसी विषय में आपको जानकारी देती है। देख लेते हैं क्या क्या है आपकी समरी। मैंने एक तो पहली बात, अगर आप इतना भी याद रखोगे तो पूरी समरी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से समझिएगा भैया, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके देश ने कुल कितना प्रोडक्शन किया है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में देश के अंदर का यदि हम सिर्फ प्रोडक्शन लेंगे तो वो जीडीपी कहलाता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी जीडीपी ने कुल कितना प्रोडक्शन किया। अब मान लेते हैं कि हमारी जीडीपी ने कुल कितने का प्रोडक्शन किया?
₹100 का। तो अब जीडीपी ने जो प्रोडक्शन किया उसमें कुछ प्राइमरी सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट किया है, कुछ सेकेंडरी सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट किया और कुछ टर्सरी सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल प्रोडक्शन यानी आपकी जीडीपी में, या इसको आप टोटल प्रोडक्शन कह लें, प्राइमरी सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो मिनिमम है, सबसे कम है, लगभग 15% के आसपास है। सेकेंडरी सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो दूसरे नंबर पर आता है, और सबसे ज्यादा, ये बात हो रही जीडीपी में, क्लियर है, ये बात हो रही है आपकी कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, यानी आपके कुल उत्पादन में जो पार्टिसिपेशन, अभी हम लोग आगे चल के जीवीए भी देखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी देखेंगे। अभी हम लोग इसको बहुत आसान भाषा में समझे, तो पूरा चैप्टर आपका, पूरा यूनिट इसी में है। तो सबसे कम जो पार्टिसिपेशन हो किसका, प्राइमरी सेक्टर का है। मतलब अगर ₹100 मिले तो लगभग 15% यानी लगभग ₹15 का पार्टिसिपेशन किसका आ रहा है, आपका प्राइमरी सेक्टर का। लगभग ₹30 के आसपास, लगभग का मतलब वैसे अगर आप देखेंगे तो 29.5% है ना। कुछ किताब देखिए, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ये बदलता रहता है, इसलिए आप इसका परसेंटेज नहीं याद करेंगे, लेकिन इनका सीक्वेंस आप याद करेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन दे रहे हैं, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आपकी जीडीपी में किसका है। तो टर्सरी सेक्टर का लगभग 55%, आपकी किताब में 53% लिखा हुआ है ना। आप जब अपनी पहली यूनिट उठाएंगे तो वहां पर 53% लिखा हुआ है टर्सरी सेक्टर का, तो लगभग 55% के आसपास का पार्टिसिपेशन इसका आपकी टोटल जीडीपी में है। इसलिए आपकी जीडीपी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन टर्सरी सेक्टर का, सबसे कम प्राइमरी सेक्टर का है, और दूसरे नंबर पर आपका सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन अगर हम ये सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा सेक्टर देता है, तो आज भी सबसे ज्यादा लोग जो इन्वॉल्व है, यानी जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करने का काम कर रहा है, वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर कर रहा है, और दूसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर आता है। यानी रोजगार के मामले में नंबर 1 पे प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, नंबर 2 पे सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। जीडीपी के पार्टिसिपेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। क्या कह रहा है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, माइनिंग हो गया, ये सब किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्लियर है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या कहता है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। आपने जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लिया है, उसमें आप कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें आप कुछ बदलाव कर रहे हैं, उससे आप कोई नई चीज बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर। यानी इसमें क्या आ जाता है, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज द वन, है ना, विच द सेकेंडरी सेक्टर जनरेट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ कंट्रीज नेशनल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उसको कहा जाता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऐसे देशों को कहा जाता है जहां उनके टोटल जीडीपी में कम से कम 50% का पार्टिसिपेशन किसका हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। आज जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जिनको आप अपनी भाषा में डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, वो कैसी हैं, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, क्योंकि वहां पर 50% या 50% ज्यादा का पार्टिसिपेशन रोजगार के मामले में भी, एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी, और टोटल प्रोडक्शन के मामले में भी किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का है। भारत में अभी जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, टर्सरी सेक्टर का है ना। तो भारत को आप कंप्लीटली इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे, क्लियर है। लेकिन ऐसे देशों को जहां उनकी टोटल जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा का पार्टिसिपेशन सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। तो हो सकता है सवाल आपसे पूछा जाए, किसी देश को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलने के लिए कितने परसेंट का पार्टिसिपेशन जीडीपी में होना चाहिए, तो 50% या मोर देन 50%, ये आपका आंसर वहां पर बनेगा। टर्सरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। टर्सरी सेक्टर क्या, जो भी जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं वो सब क्या है, टर्सरी सेक्टर है। आगे आप चतुर्थक क्षेत्र देखते हो, क्वाटरनरी सेक्टर देखते हैं। देखिए क्वाटरनरी से ये बहुत बार सवाल पूछा गया कि क्वाटरनरी सेक्टर किसका एक्सटेंशन है। क्वाटरनरी सेक्टर को नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, जैसे विद्यालय हो गया, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सब क्या है, क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं। यानी जहां पर बौद्धिक कार्य किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, क्वाटरनरी सेक्टर कहलाता है। तो अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर ही है, लेकिन सर्विस सेक्टर का एक्सटेंशन माना जाता है, या आप इसको कह सकते हैं सर्विस सेक्टर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है क्वाटरनरी सेक्टर, या जिसको हम चतुर्थक क्षेत्र कहते हैं। तो सवाल एक तो बन सकता है कि चतुर्थक क्षेत्र यानी क्वाटरनरी सेक्टर में क्या क्या चीज आती है, यूनिवर्सिटी हो गए, विद्यालय हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर में। या पूछा जाता है किसका ये एक्सटेंशन है, ये किसका दूसरा रूप है, ये किसका प्योरेस्ट फॉर्म है, तो वो सर्विस सेक्टर का ही प्योरेस्ट फॉर्म है। क्लियर है बाबू, चलिए तो यहां पर देख लीजिएगा, क्वाटरनरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज टीचिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सब किस में आता है, क्वाटरनरी सेक्टर में आता है ना। एक इसके अलावा जब आप देखेंगे क्वाइनरी सेक्टर है ना, जिसको पंचक क्षेत्र कहा जाता है, उसमें जो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वो किस में आते हैं, क्वाइनरी सेक्टर में होते हैं। उसमें एक बहुत विशेष बात आपको याद रखनी, जो क्वाइनरी सेक्टर होता है वो मात्रा में, क्वांटिटी में बहुत कम होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट जीडीपी पर सबसे ज्यादा होता है। क्लियर इतनी बात। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, मेनली आपकी इकोनॉमी में अभी जो भी कैलकुलेशन होता है वो इन तीन सेक्टर के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अब किताबों में आपको चतुर्थक और पंचक सेक्टर, क्वाटरनरी और क्वाइनरी सेक्टर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसकी जानकारी
आपके पास होना जरूरी है। अब आगे देखते हैं, इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ द इकोनॉमी ग्रॉस इनकम हैज बीन डिक्लाइनिंग व्हाइल द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर शेयर्स हैव बीन स्टडी इंक्रीज। अब भारत में अभी स्थिति भारत में अभी चल रही, जो एग्रीकल्चर का शेयर है, एग्रीकल्चर किस में आ गया, प्राइमरी सेक्टर में। मैंने आपसे क्या कहा कि एग्रीकल्चर का शेयर धीरे धीरे आपकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन में क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं हमेशा जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था तब भी मैं विद्यार्थियों से बात करता था कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर का कम होना आपके लिए नकारात्मक है, जबकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, भारत तो एग्रीकल्चर का देश है, भारत तो आज भी सबसे ज्यादा कृषि करता है, 50% ज्यादा लोग आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती से ही जुड़े हुए हैं, आज भी सबसे ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर में जनरेट हो रहा है, दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री आती है। तो क्या ये नकारात्मक है, क्या हमेशा नकारात्मक होता है? तो इमीडिएट अगर आप ये सवाल सुनते हो तो आप तुरंत हाँ सर ये तो नकारात्मक है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ का ये साइन होता है कि वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर और या सर्विस सेक्टर बढ़ रहा होगा और एग्रीकल्चर सेक्टर कम रहा होगा। देखिए अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी, ध्यान से समझिए इस बात को, अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, अगर सर्विस सेक्टर बढ़ेगा तो लोग स्विच किस तरफ करते हैं, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर मूव करते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्यों मूव करते हैं? क्योंकि वहां पर ज्यादा वेतन, ज्यादा और आरामदायक काम, ज्यादा इनकम, ज्यादा रोजगार, इन सब की संभावना इंडस्ट्रियल सेक्टर में एग्रीकल्चर की तुलना में कम होता है। इनकम क्यों ज्यादा होती? क्योंकि आप जानते होंगे अगर हम किसी चीज को प्राइमरी स्वरूप में बेचने जाते हैं तो उसके लिए हमें कम मिलता है। जैसे अगर हम एक बांस को बेचने जाएं तो उसका पैसा हमें कम मिलेगा, लेकिन उसी बांस से बनी हुई एक क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सामान रखा जाता है, डलिया या जो भी आपकी अपनी अपनी लैंग्वेज में बेचा जाता हो, उसी बांस की लकड़ी का बना हुआ जब हम उसको मॉल में देखते हैं तो वो 500 रुपए का हमें बिक रहा है। अब वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है और यहाँ पर अगर आप उसमें मशीनरी का उपयोग करके कुछ और उसके खिलौने उलौने बना दें, बढ़िया उसमें मशीन वशीन सब फिट कर दे उसी लकड़ी का बना के, तो उसमें क्या है, उसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही होती है, तो वहां पर इनकम की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए लोग स्विच किस तरफ करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ या सर्विस सेक्टर की तरफ। तो अगर इंडस्ट्री ठीक से इस बात को समझिएगा, एग्रीकल्चर लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास स्किल अब बढ़ रही, उनके पास इंडस्ट्री से संबंधित स्किल्स आ रही हैं, उनके पास रोजगार को छीनने का या रोजगार को लेने का जो स्किल है वो आ रहा है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ड्रॉप करके किस सब मूव करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ या टर्सरी सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर कम हो रहा है और साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक साइन भी होता है, ये आपके लिए हमेशा नकारात्मक नहीं है। हाँ, ये नकारात्मक आपके लिए तब हो जाता है जब आप अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना उत्पादन कर सकते थे उतना उत्पादन यदि आप नहीं कर पा रहे, जो भी वर्तमान समय में आपके पास रिसोर्सेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर आप उनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे, उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो उत्पादन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, जैसे कृषि के क्षेत्र में एक बेरोजगारी देखी जाती है जिसको कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है जो दिख रहा है कि ये रोजगार है लेकिन है नहीं रोजगार। जैसे आप लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा होगा, काम 2 लोगों का होता, लगे हैं 5 लोग उसमें, अगर वो 5 लोग ना हो, सिर्फ 2 लोग हो, तो ही उतना उत्पादन होगा। यानी उन 3 लोगों के बढ़ने से टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन वो काम में लगे हुए हैं, तो वो बेवजह ही तो लगे हैं। अगर वो कोई दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते तो वहां से वो इनकम जनरेट कर रहे होते, लेकिन वो यहाँ पर बेवजह लगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखी जाती है जिसको डिस्गाइज या प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो समस्या हमारे लिए तब है जब हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे जितना हम उत्पादन कर सकते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर का कम होना, सर्विस सेक्टर का बढ़ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ना देश के लिए नकारात्मक सदैव नहीं होता है। ठीक है साहब? अब क्या है, इंडस्ट्रियल शेयर क्या है, जो जीवे है, जो ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी में क्या अंतर होता है भैया, सामान्य तौर पर समझे। जीडीपी क्या होता है, आपके देश की सीमाओं के अंदर, यानी आपकी बाउंड्रीज के अंदर, आपकी जो नेशनल बाउंड्री है उस सीमाओं के अंदर जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्शन हमेशा लेते हैं, फाइनल प्रोडक्शन जो गुड्स और सर्विसेज का हुआ उसकी मॉनेटरी वैल्यू कहलाती है जीडीपी। क्लियर है? जबकि जीवीए कहता है कि किसी वित्तीय वर्ष में आपने कुल कितनी वैल्यू ऐड की है, कुल कितनी वैल्यू ऐड की, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल आउटकम माइनस इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, है ना। तो जितनी वैल्यू आपने ऐड की है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस वैल्यू, नाम ही कह रहा है ग्रॉस वैल्यू ऐड, जो आपने टोटल वैल्यू ऐड की है। तो अब जो जीवीए हमारा है वो 17% हुआ करता था 1950 से लेकर 1951 तक, लेकिन हम अगले 70 साल में देखेंगे 2021 से लेकर 2022 में, तो ये लगभग कितना बढ़ गया है, 29% हो गया। लगभग कितना हो गया, 29% हो चुका है। क्लियर है? लगभग मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो डबल के आसपास ये पहुंचा है। द सर्विस सेक्टर इज क्या है, सर्विस सेक्टर्स प्रोपोर्शन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 33%, है ना, इन 1950 टू 53% इन 2020, 21, 22, है ना। और अगर सर्विस सेक्टर में हम देखेंगे पिछले 70 सालों में अगर हम बढ़ोतरी देखेंगे तो 53% पहुंच चुका है, किससे, 33%, है ना। 53% किससे पहुंच चुका है, तो हमारा जो सर्विस सेक्टर का था कंट्रीब्यूशन था जो जीडीपी में 1950 के दशक में कितना था, लगभग 33% था, जो अब बढ़ के लगभग 53% हो गया, और ये अभी भी लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है साहब? चलिए
आगे क्या है इसकी समरी क्या कहती है, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। किस में आता है भैया, कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर में आता है, इसको याद रखिएगा, किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट सेक्टर है ना इन द कंट्री, ओनली आफ्टर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बाद जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट जनरेट करा है। इट इंप्लॉयज ओवर 31 मिलियन पीपल एंड अकाउंटिंग फॉर अराउंड 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 8%, यहां पर टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, टोटल एम्प्लॉयमेंट जो आपके देश में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग रोजगार में हैं, उसका 8% अकेले कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही उपलब्ध करा रहा है। ठीक है साहब, तो ये वाला नंबर आप याद रखेंगे, आपके अक्टूबर वाले पेपर में ये नंबर पूछा जा सकता है कि इस समय टोटल एम्प्लॉयमेंट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर लगभग कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नंबर से याद रखिएगा। ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, health care, infrastructure sector, retail sector, processing plants and other emerging sectors of the Indian economy from part of the sunrise sector। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी मैंने किसी स्टेट में भी पेपर ये देखा था कि सनराइज सेक्टर किसको कहते हैं। देखिए अगर सनराइज सेक्टर में ये सारे नाम्स दिए तो आपको ये आप ये सारे नेम्स हैं तो आपको इनको सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है। सनराइज सेक्टर होता क्या है, सनराइज सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं, सनराइज सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिनका आपकी जीडीपी के पार्टिसिपेशन में, आपकी जीडीपी के ग्रोथ में बहुत सीधा सीधा और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, यानी वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है ये एग्जांपल में ना देके वहां दिया जाए कि इनमें से सनराइज सेक्टर कौन होता है, और ऑप्शंस में आपको दिख रहा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो वहां पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, टर्सरी सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहा जाता है अगर ये ऑप्शंस में आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिख रहे हैं तो, और अगर ये दिख रहे हैं तो इनको आप कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनमें से ज्यादातर किस में आते हैं, आपके सर्विस सेक्टर्स में ही आ रहे हैं। ठीक है साहब, तो ये आपकी यूनिट 2 की जो है समरी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से एक एक बात को सुनते चलिएगा। द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब आप देखेंगे तो बिल्कुल आखिर में जब अपनी यूनिट की समाप्ति पर आएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर्स होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इसका हम अंतर अगर देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर्स होता है जो रूल्स और नॉर्म्स के अंतर्गत काम करता है, जिनके लिए एक रेगुलेटिंग अथॉरिटीज होती हैं, जो किन्हीं ना किन्हीं एक्ट्स के अकॉर्डिंग काम करता है, उनके रूल्स और नॉर्म्स उन पर अप्लाई होते हैं, जहां पर वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, जहां पर आपको सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ और पेंशन जैसी सुविधाएं आपको मिलती हैं, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर्स होता है जहां पर हम व्यवहार के स्वरूप में काम करते हैं, यानी वहां पर रूल्स नॉर्म्स नहीं काम करते हैं, वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, जहां पर काम के घंटे तय नहीं होते हैं, जहां पर वेजेस तय नहीं होते हैं, सैलरी फिक्स नहीं होती है, जहां पर पेंशन जैसी, पीएफ जैसी, पीपीएफ जैसी, ईएसआई जैसी, इंश्योरेंस जैसी कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। क्लियर है, तो वो कहलाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। भारत में अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत फल फूल रहा है, भारत में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे जो आपके दिहाड़ी मजदूर वगैरह होते हैं वो कैसे सेक्टर में काम करते हैं, जो आपकी सब्जी बेचते हैं, जो ठेला लगाते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के और जो है वो काम करने वाले लोग होते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था को कई बार ये बचाने का भी कार्य करते हैं। कोविड-19 में देखा गया था, जब सारी फैक्ट्रीज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था जब वो बंद था, तो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों ने कोविड-19 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खूब संभाला, और जितना असर बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है नकारात्मक कोविड-19 के दौरान, उससे काफी कम असर पड़ा है भारत के अंदर, जबकि लॉकडाउन भारत में रहा है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे, बाकी भारत तो इसमें बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था। द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द वन इन विच द जॉब टर्म्स आर फिक्स्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहां पर जॉब टर्म्स आपकी फिक्स्ड होती हैं, जॉब टर्म में कितने समय आप करेंगे, क्या कंडीशंस होंगी, सैलरी फिक्स होगी, आपके लिए सोशल सिक्योरिटी होगी, और टर्म्स एंड क्या होता है वो रेगुलर होता है। द एम्प्लॉइज आर गारंटीड वर्क, एम्प्लॉय को गारंटीड वर्क मिलेगा क्योंकि आप फिक्स्ड होते हो वहां पर। क्लियर है, नियमित कर्मचारी होते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, कंप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, है ना, जो भी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, ये सारी संस्थाएं किस में आती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जिसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द अदर हैंड इज वन विच द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड एंड रेगुलर एंड इंटरप्राइजेज आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, ये अपने नियम के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो आपके यहाँ डेली वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, जो घर में नौकरों के रूप में कार्य करते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वर्कर्स हैं ना, और दोज ऑपरेटिंग इन टीनी वर्कशॉप, है ना, क्या है, अनफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट, जिनका एफिलिएशन गवर्नमेंट के साथ नहीं होता, आर पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनको कोई सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज भी नहीं मिलती है, पेंशन, पीएफ, पीपीएफ जैसी इनमें कोई ऐसी बात नहीं होती, वो किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। आपकी यूनिट 2 के लिए आज आपके लिए पूरी समरी थी।
आप अगर इस समरी को भी देख लेंगे तो आपको पूरी यूनिट 2 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इस पर हम लोग एमसीक्यू ला ही रहे। ये सारी समरी आपके लिए लाई जा रही है अक्टूबर का जो आपका एग्जामिनेशन है उसको टारगेट करते हुए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ और भी बहुत सारी समरीज लाई जाए, मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूं। अभी के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, बेस्ट ऑफ लक।